ग्रीन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले एक बार हमको देखना है कि अभी तक ये स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे मैं आपको 3 या 4 पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको कल बहुत ध्यान से देखना है उनके रिजल्ट्स में। अगर वो 4 पॉइंट्स में से 2 या 3 भी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है, और अगर उनमें से कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो शायद स्टॉक उतना परफॉर्म ना भी करें। तो सबसे पहले हम टेक्निकल्स में जंप करते हैं कि अगर आप पिछले एक साल का आप देखेंगे तो ये करीब 750 रुपये से शेयर गिरता 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 यहाँ पे आप देखेंगे 317-20 रुपये के आसपास आ गया था करीब जनवरी के आसपास। और उसके बाद से फिर ये कुछ टाइम तक 2-3 महीने के लिए कंसोलिडेट हुआ बिटवीन 350 टू 400, और उसके बाद अभी रिसेंट पास में इसने इस अपने 400 रुपये के आसपास जो इसका 400 सवा 400 के बीच का जो एक सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चालू किया, और अभी ये 550 के आसपास है। लेकिन ये तो रिज़ल्ट आने से पहले की तैयारी है। अब हमको देखना ये है कि रिज़ल्ट आने के बाद ये ऊपर जा सकता है या नीचे। देखिए, ख़रीदने या बेचने की हम बात नहीं करेंगे, हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में क्या बोला था। अगर उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन मीट होती हैं तो ऑब्वियसली शेयर चलता है। अगर वो मैनेजमेंट अपनी ही कही हुई बातों को पूरा नहीं कर पाता तो स्टॉक नीचे गिरता है। ये एक जनरल बात है। तो ख़रीदने या बेचने के हिसाब से इस वीडियो को नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये एक साल हमने देखा, अब देखते हैं 5 साल। 5 साल में तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ये बहुत ही छोटा 15-16 रुपये का शेयर बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पीक किया। कभी भी कोई मेजर आपको देखेंगे कोई गिरावट ऐसी आई नहीं जो बस पिछले एक सवा साल में आई है। तो अब पहले सबसे पहले रीज़न देखते हैं कि ये गिरा क्यों, और अब आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। तो मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ। देखिए, स्क्रीनर में भी प्राइस तो वो है। अभी मैं आपको इसका EPS वर्सेस पी रेशियो का कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि इसका पी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ दिसंबर 23 के बाद। इसका एवरेज पी करीब 20-25 के आसपास ही है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में, और मैं देखिए इसको 5 साल कर देता हूँ, इट विल गिव यू ए बेटर आइडिया। तो करीब 25 के आसपास का इसका एक एवरेज पी है जो पिछले एक साल के पहले काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 70 के आसपास चला गया था, और अभी वो वापस 25 के आसपास तक पहुंचा और अभी रिसेंटली वापस बढ़ने लगा है। तो इसमें रीज़न क्या होते हैं? EPS हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो अर्निंग्स में एज सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पी एक्सपेंशन होना या रिडक्शन होने की वजह से प्राइस कम या ज़्यादा होता है, और वो ऑब्वियसली इसी वजह से होता है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर देखते हैं कि ग्रोथ क्या पहले जैसी हो रही है तो पी एक्सपैंड होता रहता है या एटलीस्ट उस लेवल पर रहता है, और उस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है तो वो नीचे आ जाता है। तो इसके EPS में इतनी प्रॉब्लम तो एज सच डायरेक्टली देखने पे नहीं लगती है, लेकिन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, तो अभी मौका है। अगर पी एक्सपेंशन होता है इसका फ्यूचर में तो प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ट्रिगर्स हैं कि क्यों पी एक्सपैंड मार्केट करेगा इसका। ठीक है, देखते हैं आगे जाके करेगा कि नहीं। तो क्वार्टरली सेल्स में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसका सेल्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ता ही गया था, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे थोड़ा सा ये 348 से 360 ज़्यादा नहीं बढ़ा था, फिर ये 330 से 289। तो बीच में एक दो क्वार्टर ऐसे आए, और उसी पीरियड में आप देखेंगे तो इसका प्राइस भी या तो कंसोलिडेट हुआ या थोड़ा नीचे आया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इट लुक्स गुड। एनुअली भी आप देखोगे तो यस, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ 34 से 59 एंड सो ऑन बढ़ता हुआ 644 तक तो बहुत तेज़ी से आया। देखिए 4 साल में 34 से 644, लेकिन उसके बाद उस तरह की तेज़ी नहीं है। देखिए ये दिस इज़ स्टिल वेरी गुड नंबर, 644 से 1000 और उससे के बाद 1700। लेकिन पहले जैसा ऑब्वियसली वैसा तो रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो यही आपको मैनिफेस्ट होता दिखेगा इसके प्रॉफिट्स और सेल्स में। देखिए अभी कोई कमी नहीं आई है पिछले 5 साल 3 साल में, लेकिन पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देख रहे हो थोड़ा सा सेल्स नीचे आया है, बट दिस इज़ इन लाइन विद जो मैनेजमेंट बोल रहा है। मैनेजमेंट बोल रहा है हम 60 से 70% का ग्रोथ आपको अगले 6-7 साल यानी 2030 तक तो डेफिनेटली देंगे, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी। बट आप देखोगे इसका ROE और ROCE जो है ना,
यहाँ आरओसी दिख नहीं रहा है बट वो भी कम हुआ है। तो आरओई और आरओसीई पिछले 12-15 महीनों में कम हुआ है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और वही कल हमको ध्यान देना है रिजल्ट्स में कि उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर वहाँ इम्प्रूवमेंट आता है ना तो शायद इसको पॉजिटिवली देखेंगे इन्वेस्टर्स। इसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा इसमें देखने का नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले कांस्टेंट थी, लेकिन जब उनका ग्रोथ स्लो डाउन हुआ उसी टाइम पे इन्होंने भी थोड़ा बेचा, तो ये एक और ट्रिगर था शेयर प्राइस के फॉल होने में। बट पिछले 3 क्वार्टर से अब ये रुके हुए हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी FIIs और DIIs ठीक ठाक बने हुए हैं। DIIs अभी कम है, लेकिन देखते हैं। अभी FII ने स्टेक अपना बढ़ाया था, लेकिन फिर यहाँ 9 से वापस 8 पे आ गए हैं, 10 से 8 पे आ गए, तो अब फ्यूचर देखना पड़ेगा। अब मैं इनको आपको लेके चलता हूँ इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जो इन्होंने पिछला Q4 के रिजल्ट्स के टाइम दिया था। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं ना वो आप देख लीजिए कि इनका रेवेन्यू वगैरह कितना था, वो तो ठीक है। ऑर्डर इन हैंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टिल FY25 इनके पास 2.95 गीगावाट के ऑर्डर्स इन हैंड हैं, और इनका जो टारगेट है 2030 तक वो 10 गीगावाट, यानी अगर ये 3 हाथ में है तो 3 का ऑलमोस्ट 3 से 3.5 टाइम्स और आगे जाना है उस अगले 5 साल में। तो अच्छा टारगेट है, अगर ये अचीव होता है तो ऑब्वियसली ये कंपनी अच्छा करेगी। अगर आपको पता है, आप फॉलो करते हैं इस शेयर को या कंपनी को, तो आपको पता होगा कि अभी ये लार्जली जो है ना गुजरात में ही काम करती है। ये इन्होंने अपनी साइट्स बता रखी हैं, टोटल 77 नंबर ऑफ साइट्स हैं। उनमें से आई थिंक 76 गुजरात में ही है, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट। एक बार आप ये डबल चेक कर सकते हैं, बट ये देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये जो सिर्फ एक ये मध्य गुजरात महाराष्ट्र में जो एक साइट है, इसको छोड़ के बाकी सारी साइट फ़िलहाल गुजरात में है। लेकिन इन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बताया है कि हमने कुछ MOU साइन किए हैं राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो आने वाले टाइम पे इनको उम्मीद है कि अगर यहाँ इनका एक्सपेंशन होता है तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि ये 2 तरह के काम करते हैं, एक CPP और एक IPP। CPP का मतलब होता है क्यूमुलेटिव पावर प्रोड्यूसर, और एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो आज की डेट में ये ज़्यादातर काम करते हैं क्यूमुलेटिव, यानी किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका प्लांट सेटअप करते हैं जो उन्हीं की फैक्ट्री या कंपनी चलाने के लिए काम आता है, और ये लोग सिर्फ उसको प्रोड्यूस मतलब इंस्टॉल करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और मेंटेनेंस वगैरह में अगर सपोर्ट है तो वो ठीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इनका कैपिटल कम लगता है, क्योंकि लैंड वगैरह ऑलरेडी वहाँ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लेस होता है, आपको सिर्फ जाके वहाँ प्लांट लगाना है और उसको ऑपरेशनल करना है। तो अभी इनका मेजॉरिटी बिजनेस यहाँ से आता है। तो इस तरह से काम करने में आपका बिजनेस तेज़ी से तो ग्रो करता है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन कंसिडरेबली लोअर होता है अगर आप IPP करते हैं तो उसके कंपैरिजन में। IPP मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, मतलब आप अपना खुद का पावर प्लांट लगाते हैं और उससे जो भी जनरेशन होता है उसका पूरा प्रॉफिट आपको मिलता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि आप CPP से जो आपका मार्जिन आएगा वर्सेस IPP से। लेकिन IPP कैपिटल इंटेंसिव काम है, मतलब इसमें आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का प्लान है कि आने वाले टाइम पे हम अपना IPP का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि हमारे मार्जिन्स और बढ़ें, और अगले 2 साल 1 से 2 साल में उनका टारगेट है कि 25% ऑफ देयर रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम IPP, जो आज की डेट में करीब 13% है, मतलब उसको डबल करना है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा हम इस प्रेजेंटेशन में और डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी सब तो इसमें ठीक ही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ की इनसाइट्स पे जो इन्होंने अपने कॉल में बोला था आफ्टर Q4 रिजल्ट, सॉरी। ठीक है, तो वो मैंने कुछ उसमें से डिटेल्स निकाली हैं यहाँ पे कि जो कॉल में अगर आपको कभी भी एनालिसिस करना है ना, तो सिर्फ फाइनेंसेस देखने से नहीं, उनके कॉल के डिटेल्स पढ़िए या सुनिए। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक तरह की ग्रिलिंग होती है वहाँ पे कि आपके प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे एंड सो ऑन, व्हाटएवर जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वहाँ आप डिटेल में पूछते हैं, और वहाँ पे जो उनके प्रमोटर्स होते हैं उनको उसका डिटेल में जवाब देना पड़ता है।
तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैंने देखे ना उस पिछली प्रेजेंटेशन में, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये 5 या 6 आइटम है। ये कल आप जब रिज़ल्ट आएगा ना तो इनको ध्यान से देखना कि ये सारे क्वेश्चन के उन्होंने तब क्या जवाब दिए थे और अब क्या वो चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी ने सवाल पूछा इनका CPP वर्सेस IPP को लेके, और वही जो इसके मार्जिन्स हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी ये 87% कंट्रीब्यूट करता है। फ्यूचर में इनको 1.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनाना है IPP का अगले 1-2 साल के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से इनको मार्जिन्स कैसे इम्प्रूव होंगे या नहीं होंगे और ये कब तक होगा। तो जो प्रमोटर हैं वो बताते हैं कि अभी 13% पे हैं, आने वाले टाइम पे हमको इसको बढ़ाना है, और आवर फाइनल गोल इज़ टू टेक IPP पोर्टफोलियो टू 25%, जो मैंने आपको बोला। ठीक है, और वो सेम बात बता रहे हैं कि ये इसका जो एबिटा है IPP का वो 85 से 95% होता है, 85 से 90% होता है, लेकिन CPP से सिर्फ 20-22% मिलता है। तो कंबाइन जब इन दोनों का हम एबिटा निकालेंगे, जब ये 25% पे पहुंच जाएंगे, तब ये करीब 32-33% हो जाएगा, विच इज़ एक्सेलेंट। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं वो हमको देखना है। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड इनको मानना है कि IPP जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनका एबिटा भी बढ़ता जाएगा। फिर सेकंड एक क्रिटिकल क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आपका पिछले कुछ दिनों में ROE और ROCE और एबिटा तीनों कम हुए हैं, तो क्या रीज़न है, क्या ये IPP की वजह से हो रहा है। तो देखिए, जैसे पहले मैंने बोला कि IPP एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इनिशियली तो आपका काफ़ी पैसा लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनका रिसेंटली जो ROE और ROCE है ना वो कम हुआ है, क्योंकि इनको काफ़ी सारा कैपिटल बाहर से उठाना पड़ा है और उसको इन्वेस्ट करना पड़ा है ये IPP प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और वो उनके एबिटा के मार्जिन्स पे भी अभी दिख रहा है। लेकिन इनका कहना है कि ये जो भी हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, IPPs जो लगा रहे हैं, ये 20, 25, 30 सालों तक हमको रेवेन्यू बाद में कमा के देंगे। ठीक है, तो शुरू में हमको खर्चा होगा, लेकिन जब ये जनरेशन में आ जाएंगे और जब रेवेन्यू देने लगेंगे तो हमारा एबिटा शार्पली बढ़ना चाहिए। तब आप देखोगे इनका ROE और ROCE भी बढ़ेगा। तो ये हाँ, ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा कुछ कम हुआ है ये तीनों चीज़ें, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा कैपिटल लगाया है, लेकिन फ्यूचर में अगर जैसा हमारा प्लान है वैसा हम आगे जाते हैं तो ये तीनों चीज़ें बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो कल आप ध्यान से देखना कि ये ROE ROCE इनका बढ़ा है कि नहीं। वैसे आप केवल इस बार का देख के नहीं आप 100% बोल पाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना 1.5 गीगावाट का जो इनको करना है, 25% तक लेके जाना है, ये अगले 1 से 2 सालों में ये करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्रेंड देखना है कि क्या IPP का शेयर बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से ROE ROCE में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना कैपिटल लगा और किस स्टेज पे हैं। ऑब्वियसली अभी उनका जनरेशन नहीं होगा तो हमको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, फिर एक क्रिटिकल क्वेश्चन किसी ने सेम चीज़ पूछा कि बॉटम लाइन आपका कब इंक्रीज़ होगा, जो इंक्रीज़ हो रहा है क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा कि नहीं। तो वो सेम चीज़, तो उन्होंने कहा कि ये होगा। हमारा जो हमने कमिट किया है कि अगले हम 5-6 सालों तक FY30 तक 60-70% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देंगे, तो वो आज भी इंटैक्ट है। लेकिन जो हम IPP की बात कर रहे हैं ना वो 2-3 साल कम नहीं, शायद 1 से 2 साल, तो मान के चलिए कि मिनिमम 2 साल लगेंगे। तो इन्होंने बोला है कि उसका फुल इफेक्ट आपको जो है ना 27-28 के फाइनेंशियल ईयर में जाके दिखेगा। तो इनडायरेक्टली इनका कहना है कि ये IPP वाले सेक्शन का जो प्रॉफिट है वो शायद अगले 1-2 साल में उतना ना दिखे जो 27-28 से दिखना चालू करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आप इनके हर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते जाओ, ये IPP और ये सब में कैसा कर रहे हैं, और अगर वो ट्रेंड पे है तो फिर आप सही में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 27-28 में ये मार्जिन्स और प्रॉफिट इनके बढ़ेंगे। ठीक है, फिर वही बात हुई कि IPP का आपका टारगेट कंप्लीशन क्या है, और ये तो एक बात हो गई। तो FY26 तक की ऑर्डर बुक तो आपने दिखा दी, सब ठीक है, बट उसके बियॉन्ड क्या, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको ऐसा नहीं होता कि रात को ऑर्डर मिला और आपने अगले दिन से कोई काम करने लग गए। तो आपको फ्यूचर देखना है, तो आपकी ऑर्डर बुक कहाँ तक है, क्या FY26 शॉर्ट हो चुका है, क्या उसके आगे क्या। तो एकदम स्पेसिफिक इन्होंने सवाल पूछा कि आपने 1.5-2 साल का बता दिया, दैट्स ओके, बट उसके बियॉन्ड क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी सारी डील्स जीती हैं जिसके बारे में अभी हम बात
कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कशन में हैं और कुछ जीत गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे, आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर वो बोल रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि हमारी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। तो ये पॉइंट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा कल के रिजल्ट्स में कि क्या इनकी ऑर्डर बुक बियॉन्ड FY26 कुछ और बढ़ी है क्या। ठीक है, तो कल ये जब आएगा तो उसके बारे में हम और बात करेंगे, बट इन नटशेल वो बोल रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑर्डर बुक भी हमारी बढ़ेगी। FY27 तक की तो हम बहुत जल्दी ऑर्डर बुक क्लोज़ कर लेंगे। इनफैक्ट वो तो बोल रहे हैं FY28 का पोर्शन भी स्लोली अब स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन और गाइडेंस तो बहुत बढ़िया है। फिर एक आखिरी क्रिटिकल सवाल जो है थोड़ा और टेक्निकल है, लेकिन जो डिटेल में जानना चाहते हैं कि इनका जो यूनिट, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जनरेशन है ना, वो पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 16.9% रहा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, और जबकि पहले ये 40% हुआ करता था। तो ये जनरेशन हमारा क्यों कम हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक बात है कि FY24 में 21% था और अभी हम 24.9% पे हैं, लेकिन जो हमने IPP के जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली फिनिश किए हैं वो Q4, एंड ऑफ Q4 के आसपास ख़त्म हुए हैं। सो द जनरेशन विल कम इन द नेक्स्ट ईयर। सो अप्रॉक्सीमेटली यू विल सी दैट गिवन द एंटायर 1.5 गीगावाट, जब भी वो सेटअप होगा तो हम 300 करोड़ यूनिट जनरेट करने लग जाएंगे। सो फ्यूचर में देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन यूनिट जनरेशन, क्योंकि वो IPP प्रोजेक्ट अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं और कुछ आगे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कल मैं देखूंगा, और अगर ये 5-6 पॉइंट में पॉजिटिविटी दिखती है तो फिर हम इस रिज़ल्ट को पॉजिटिवली लेंगे, और नहीं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि शायद कुछ और क्वार्टर भी लग सकते हैं। बाइंग और सेलिंग का डिसीजन तो मैं इन सब को देख के नहीं लेता हूँ, लेकिन अपनी स्टडी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो कल रिजल्ट के बाद फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू।